नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम निरंतर अगर बात की जाए तो विश्व इतिहास को पढ़ रहे हैं। विश्व इतिहास के तहत जो पूर्वी समस्या को हम पढ़ रहे हैं, पूर्वी समस्या के तहत 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। आज तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना है, जो बाल्कन के युद्ध है, उसको हम समाप्त करेंगे। इसी के तहत हमारी जो पूर्वी समस्या का जो चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पहले हमने क्रीमिया के युद्ध की बात की थी पूर्वी समस्या के तहत अगर बात की जाए। उसके पश्चात बात की जाए बर्लिन व्यवस्था की हमने बात की। क्रीमिया का युद्ध 1856 ईस्वी में होता है। उसके पश्चात 1878 ईस्वी में बर्लिन व्यवस्था होती है, हमने देखा। उसके पश्चात जो बाल्कन युद्ध होता है, बाल्कन युद्ध की बात की जाए तो बाल्कन युद्ध है जो 1912 ईस्वी में प्रथम बाल्कन युद्ध होता है। बाल्कन युद्ध हमें 2 बाल्कन युद्ध देखने को मिलते हैं, 1912 ईस्वी वाला और 1913 ईस्वी वाला। प्रथम बाल्कन युद्ध की बात करें, मुख्यतः बाल्कन युद्ध किस क्षेत्र में? बाल्कन क्षेत्र है जो यूरोप महाद्वीप है, उसमें जो बात की जाए, जो बाल्कन क्षेत्र को लेकर अभी भी तनाव की स्थिति हमें देखने को मिलती है। बोस्निया हर्जेगोविना कई जो राज्य जो उस वक्त क्या था, तुर्की साम्राज्य का उन पर अधिकार था और वो तुर्की साम्राज्य के अधीन थे और वहाँ की जनता रहने वाली कौन थी? ईसाई जनता थी। तो उन ईसाई जनताओं के द्वारा धीरे धीरे हम देखते हैं कि तुर्की साम्राज्य का, तुर्की अधीनता का विरोध किया जाता है और धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है। और इसी क्षेत्र में जो उत्पन्न तनाव और अव्यवस्था अराजकता आगे जाकर जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता है। तो हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में, हमने जो बाल्कन के द्वितीय युद्ध की बात की, हमने देखा प्रथम बाल्कन युद्ध के पश्चात जो लंदन संधि और समझौता होता है जिसमें बाल्कन क्षेत्र का विभाजन किया जाता है। लेकिन बाल्कन क्षेत्र के विजित राज्यों के द्वारा जो उस विभाजन का क्या किया जाता है, विरोध किया जाए, उससे वो संतुष्ट नहीं होते और उसी कारण जो बाल्कन क्षेत्र में पुनः जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि बल्गेरिया राज्य के द्वारा जो सभी जो बात की जाए बाल्कन क्षेत्र के राज्य, उनके क्षेत्रों को हड़पने का प्रयास किया जाता है। मुख्यतः हम बात की जाए तो मैसिडोनिया का जो क्षेत्र है, मैसिडोनिया का क्षेत्र के विभाजन को लेकर जो मतभेद हमें जो बाल्कन राज्यों में देखने को मिलते हैं और उसी द्वारा जो बात की जाए मैसिडोनिया में जो अधिकतर जनता रहने वाले थी, जो बल्गर जनता थी, और बल्गेरिया मैसिडोनिया के क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था। सर्बिया भी उस क्षेत्र पर अधिकार करना था। मोंटेनिग्रो और कई देश हैं जो बाल्कन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्य, उनमें जो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती किसी कारण होती है, वो मैसिडोनिया के विभाजन को लेकर होती है। तो उसी दौरान उनके मध्य जो बाल्कन युद्ध होता है, बाल्कन का द्वितीय युद्ध होता है 1913 ईस्वी में। हम देखते हैं कि बाल्कन के द्वितीय युद्ध में क्या किया जाता है, जो बाल्कन क्षेत्र के अन्य राज्य हैं, उन बाल्कन क्षेत्र के अन्य राज्यों के द्वारा जो बल्गेरिया राज्य पर आक्रमण किया जाता है। हम देखते हैं कि जिसमें बात की जाए सर्बिया यूनान इनका क्या हो जाता है, गठबंधन हो जाता है। और ये जो इनके द्वारा जो क्या कर लिया जाता है, जो बल्गेरिया के खिलाफ अपना क्या एक संगठन बना लिया जाता है। चारों तरफ से जो बल्गेरिया को घेरने का प्रयास किया जाता है। रोमानिया के द्वारा भी जो बल्गेरिया पे आक्रमण किया जाता है। सबसे पहले बल्गेरिया के द्वारा जो एक वृहद बल्गेरिया निर्माण की महत्वाकांक्षा रखी जाती है, योजना रखी जाती है, जिसके तहत वह बाल्कन क्षेत्र के अधिकतर राज्यों पर क्या करना चाहता था, अधिकार करना चाहता था, जिसका विरोध जो बाकी बाल्कन क्षेत्र के राज्यों के द्वारा किया जाता है, जिसमें यूनान है, सर्बिया है, मोंटेनिग्रो है, रोमानिया है, इनके द्वारा इसका विरोध किया जाता है। और तुर्की साम्राज्य से भी इसकी क्या जो अनबन चल रही थी, तुर्की साम्राज्य के साथ भी संबंध ठीक नहीं थे। तो उसी दौरान जो बल्गेरिया के द्वारा इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई, तो इन राज्यों के द्वारा संगठन बनाकर जो बल्गेरिया के विरुद्ध एकजुट होकर जो युद्ध किया, जिसके तहत बल्गेरिया क्या है, पूर्णतः पराजित होता है और ये शक्ति प्रदर्शन उसका असफल हो जाता है। अगर बात की जाए तो बाल्कन युद्ध, द्वितीय बाल्कन युद्ध में बल्गेरिया को पराजित करने के पश्चात बुखारेस्ट की जो संधि होती है, बुखारेस्ट की संधि होती है, उसमें कौन कौन सी शर्तें तय की जाती है, कौन कौन से जो बाल्कन क्षेत्र का पुनर्विभाजन कैसे किया जाता है। और इस संधि के पश्चात जो हम देखेंगे आगे जाकर जो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, यानी बुखारेस्ट की संधि। अब बाल्कन का द्वितीय युद्ध होता है, उसके पश्चात जो बात की जाए रोमानिया के द्वारा, जो रोमानिया कह दो इसे, रोमानिया, इसके द्वारा जो रोमानिया के शासक के द्वारा जो युद्ध विराम की अपील की जाती है द्वितीय बाल्कन युद्ध की, उस युद्ध विराम की अपील का असर हमें देखने को मिलता है और 31 जुलाई 1913 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है। जब बल्गेरिया के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, सभी राज्यों के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है। अब युद्ध विराम के पश्चात जो बात की जाए
रोमानिया की जो राजधानी है बुखारेस्ट, उसमें एक शांति सम्मेलन, शांति वार्ता के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाता है और वहीं इनके मध्य क्या हो जाता है, समझौता होता है। इसी कारण वो बुखारेस्ट की संधि कहलाती है। बल्गेरिया तो पराजित है। अब बल्गेरिया की बिल्कुल यहाँ एक भी नहीं चलेगी, बल्गेरिया की बिल्कुल नहीं चलने वाली यहाँ पे। और विजित राष्ट्रों के द्वारा जो संधि का जो प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उस प्रस्ताव पे बल्गेरिया को क्या करने पड़ते हैं, लास्ट में साइन नहीं करने पड़ते। 10 अगस्त 1913 को जो विजयी राज्यों के द्वारा प्रस्तावित संधि है, उसमें बल्गेरिया के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं और यही क्या कहलाती है, बुखारेस्ट की संधि कहलाती है। अब बुखारेस्ट की संधि के तहत जो मैसेडोनिया के विभाजन को लेकर जो मतभेद थे, तनाव की स्थिति थी, मैसेडोनिया के विभाजन को दोबारा से किया जाता है, पुनर्विभाजन। जो अधिकतर क्षेत्र जो बल्गेरिया से छीनकर जो क्या बाकी राज्यों में आपस में बांट लिया जाता है और बल्गेरिया के भी कुछ क्षेत्रों को जो इनके द्वारा हड़प लिया जाता है और बल्गेरिया का आकार छोटा कर दिया जाता है। अब इस संधि के तहत कौन कौन सी शर्तें तय होती, किस तरीके से विभाजन होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पहले तो बल्गेरिया से जो रोमानिया को क्या मिलता है, रोमानिया को दोब्रुजा है वो क्षेत्र मिलता है। उसके अलावा जो दोब्रुजा क्षेत्र में आने वाला जो सिलसिट्रिया जो दुर्ग है वो भी किसे मिल जाता है, रोमानिया को मिल जाता है। बल्गेरिया से जो इस क्षेत्र को किसके द्वारा छीन लिया जाता है, रोमानिया के द्वारा छीन लिया जाता है और ये बल्गेरिया को स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, सर्बिया भी इसके विरुद्ध था। हम देखते हैं सर्बिया और यूनान का भी गठबंधन था, तो सर्बिया को क्या मिलता है, सर्बिया के द्वारा जो ये मैसेडोनिया क्षेत्र पे अधिकार जो इनकी सबकी नज़र थी, यूनान की भी थी, सर्बिया की थी, मॉन्टेनिग्रो भी थी जो, तो इसी के तहत जो सर्बिया के द्वारा क्या है, सर्बिया को क्या मिलता है, ओचिरिडा, डेमोनोस्टिर, कोसोवा सहित तथा मैसेडोनिया के मध्य का क्षेत्र। अब ये मैसेडोनिया के भाग है, मैसेडोनिया के छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो इनको लेकर ही जो मतभेद उत्पन्न होता है ये किसे मिल जाते हैं, सर्बिया को मिल जाते हैं। क्योंकि बल्गेरिया को पराजित करने वाले ग्रुप में कौन, संगठन में कौन शामिल था, जो सर्बिया भी शामिल था। उसके अलावा बात की जाए यूनान को क्या मिलेगा, यूनान को भी कुछ मिलेगा। भाई युद्ध में तो सबने भाग लिया है, किसके विरुद्ध, बल्गेरिया के विरुद्ध। और चारों द्वितीय बाल्कन युद्ध में तो बल्गेरिया को चारों तरफ से घेर कर पीटा जाता है। तो यूनान को क्या मिलता है, एपिरस, दक्षिणी मैसेडोनिया और सेलोनिका और कावला सहित मेस्टा नदी तट का जो समुद्र तट है ये किसे मिल जाता है, यूनान को मिल जाता है। आपस में इनके द्वारा जो बंटवारा किया जाता है, बगैर बल्गेरिया को यहाँ कुछ नहीं पूछेंगे, ये बल्गेरिया की यहाँ एक नहीं चलेगी। ठीक है, मोंटेनिग्रो को क्या मिलेगा, मोंटेनिग्रो को नोवा बाजार का पश्चिमी भाग मिल जाता है। मैसेडोनिया में स्थित ये क्षेत्र ये किसे मिल जाता है, जो इसे मिल जाता है। अब ये विभाजन करने के पश्चात जो मैसेडोनिया का जो क्षेत्र बचता है, बाकी जो शेष बचता है वह किसे मिलता है, अधिशेष जो बल्गेरिया को प्राप्त हुआ है। अधिकतर क्षेत्र पर अधिकार किनके द्वारा, इन राज्यों के द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है, अब इस संधि की सबसे बड़ी बात रहती है कि यहाँ जो बड़े यूरोपीय राज्य उनका हस्तक्षेप हमें देखने को नहीं मिलता, जैसे इंग्लैंड है, रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया, इनका हस्तक्षेप बिल्कुल हमें देखने को नहीं मिलता। ये बहुत अच्छी बात है कि पहली बार जो बाल्कन क्षेत्र के राज्य उनके द्वारा किसी समस्या का अपने स्तर पर समाधान किया जाता है। इस संधि की स्वीकृति जो बात की जाए हेतु जो बड़े राज्यों के समक्ष बिल्कुल प्रस्तुत नहीं किया और इनके द्वारा अपनी इच्छा अनुसार ही क्या कर लिया जाता है, बंटवारा कर लिया जाता है। ये इस संधि की सबसे बड़ी बात है। और जो बल्गेरिया, इस संधि के पश्चात बल्गेरिया की जो महत्वाकांक्षा थी वृहत बल्गेरिया का निर्माण करना, वो महत्वाकांक्षा ही धूमिल हो जाती है। बल्गेरिया का शक्ति प्रदर्शन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इस तरीके से इस संधि जो इनके मध्य हो जाती है, दोनों पक्षों के मध्य, एक पक्ष तो बल्गेरिया है, उसके पश्चात जो बाकी के पक्ष जो अन्य सर्बिया, मोंटेनिग्रो, यूनान और ये जो बाकी पक्ष दूसरे पक्ष में होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बाल्कन युद्धों के परिणाम की। तो बाल्कन युद्धों के परिणाम की बात की जाए, एक तो बाल्कन युद्ध 1912 ईस्वी में होता है और एक दूसरा 1913 ईस्वी में। ये बाल्कन क्षेत्र में एक तो वहाँ की शांति व्यवस्था भंग हो जाती है, उस क्षेत्र में अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता हमें देखने को मिलती है। और युद्धों में तो नुकसान ही होगा, लड़ाई में किसका फ़ायदा होता है अगर बात की जाए तो लड़ाई में तो यहाँ अपार जनधन की हानि, कई लोग तो मारे जाते हैं अगर बात की जाए बाल्कन युद्धों में, और काफ़ी पैसा खर्च होता है। बल्गेरिया का भी काफ़ी पैसा खर्च हुआ और कई लोग यहाँ बड़ी तादाद में मारे जाते हैं। उसके अलावा बात की जाए यूरोप साम्राज्य में स्थित जो यूरोप महाद्वीप में स्थित जो तुर्की साम्राज्य था वह लगभग नष्ट हो जाता है। यानी तुर्की
साम्राज्य के जो बात की जाए यूरोप क्षेत्र, यूरोप महाद्वीप में जो क्षेत्र थे उन पे अधिकार उसका ख़त्म हो जाता है और यूरोप महाद्वीप में लगभग जो तुर्की साम्राज्य समाप्त हो जाता है। हम देखते हैं नवीन राज्य सर्बिया बन गया, मोंटेनिग्रो बन गया, पहले किसके अधीन थे? ये तुर्की के अधीन थे, बल्गेरिया बन गया। तो उन क्षेत्रों से यूरोपीय महाद्वीप से जो तुर्की साम्राज्य समाप्त हो जाता है, ठीक है। और तुर्की साम्राज्य हम देखते हैं तुर्की साम्राज्य को चारों तरफ से घेर कर जो यहाँ बाल्कन प्रायद्वीप के राज्यों और बड़ी शक्तियों के द्वारा इस पर आक्रमण किया जाता है। हालांकि इंग्लैंड के द्वारा जो तुर्की का साथ दिया गया। तो इस तरीके से लगभग प्राय तुर्की साम्राज्य क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अब बात करें इससे जो शक्ति संतुलन बिगड़ जाता है यूरोपीय महाद्वीप का और नए जो संबंध स्थापित होते हैं। बल्गेरिया अब जो किसकी तरफ? जर्मनी और ऑस्ट्रिया की तरफ आकर्षित होने लगता है कि क्यों इसी युद्ध में जो बड़ी शक्तियों के द्वारा साथ नहीं दिया गया किसका? बल्गेरिया का। तो वह अपने दुश्मनों के दुश्मन है उनका जो सहयोगी बन जाता है, जिसके तहत प्रथम विश्व युद्ध में भी ये इनकी जो दोस्ती बरकरार रहती है। और इसी झुकाव के कारण प्रथम विश्व युद्ध में जो बल्गेरिया के द्वारा किसका? जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया जाता है, ठीक है। और तुर्की व जर्मनी के मध्य मित्रता हो जाती है। क्योंकि जर्मनी एक ऐसा देश था जो तुर्की साम्राज्य के किसी अधिकार क्षेत्रों पे उसके द्वारा दावा नहीं किया गया था। और रूस व सर्बिया की मित्रता हो जाती है। सर्बिया भी रूस का जो निकटतम हो जाता है और उस क्षेत्र में आगे के लिए जो शस्त्रीकरण की होड़ शुरू हो जाती है, नए नए हथियार निर्माण, क्योंकि उनको आशंका रहती है कि निकट भविष्य में और युद्ध होगा। तो तुरंत ही देखो तुम 1913 के पश्चात 1914 से ही प्रथम विश्व युद्ध की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। और ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 18 तक होता है, इसकी पृष्ठभूमि जो इन्हीं बाल्कन युद्धों से क्या होती? तय होती है। इसके लिए जो उत्तरदायी कारण होते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने जो द्वितीय बाल्कन युद्ध के पश्चात होने वाली बुखारेस्ट की संधि के बारे में बात की। हमने देखा किस तरीके से जो बाल्कन क्षेत्र का पुनर्विभाजन किया जाता है। मुख्यतः हम देखते हैं कि बल्गेरिया को पराजित करने के पश्चात जो मैसिडोनिया उसका विभाजन दोबारा से किया जाता है और मैसिडोनिया के क्षेत्र को आपस में जो सर्बिया के द्वारा, यूनान के द्वारा, मोंटेनिग्रो के द्वारा आपस में बांट लिया जाता है। बाकी बचा हुआ मैसिडोनिया किसे? बल्गेरिया को दे दिया जाता है और बल्गेरिया की शक्ति यहाँ क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। और उसी दौरान जो आपस में बंटवारा कर लिया जाता है। इसके पश्चात जो बाल्कन युद्धों के परिणामों की बात करें तो बाल्कन युद्धों के परिणामों में बात की जाए तो काफ़ी जो अपार्जन धन की हानि हमें देखने को मिलती है और उस क्षेत्र में जो राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता हमें देखने को मिलती है। आगे जाकर यही जो बाल्कन युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, जो उनकी पृष्ठभूमि इनके द्वारा तैयार कर दी जाती है। यूरोप महाद्वीप में तुर्की साम्राज्य का अंत हो जाता है। इस तरीके से जो बुखारेस्ट की संधि हमें देखने को मिलती है और उसके पश्चात जो ये बाल्कन युद्धों के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या होता है? आज पूरी समस्या समाप्त होता है। और आगे जो अपनी क्लासें जो ऑफलाइन शुरू हो रही है कल से, तो उसके साथ ही हम जो नए चैप्टर की क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा, उत्सुकता हो, वो भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की जो राय या सुझाव, वो भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।